नमस्कार। दूरदर्शन जालंधर के माध्यम से देश विदेश में बैठे उन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन जो आज इस रचना कार्यक्रम को देखने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस रचना कार्यक्रम में जिस शख्सियत को हमने आपसे मिलाने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित किया है वो एक रिटायर्ड बैंक कर्मी हैं। मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है और अचंभा भी होता है कि जिस उम्र में लोग ये सोचते हैं कि अब तो हमारे आराम करने का समय है, अब जी भरकर आराम करेंगे क्योंकि सारी उम्र हमने सेवा कर ली, नौकरी कर ली, लेकिन हमारी ये शख्सियत उस उम्र में सेवा के दौरान किए बने कार्यों से ज़्यादा काम कर रही हैं। इन्होंने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया जब ये सेवा मुक्त हुई। तो आइए मिलाती हूँ आपको पटियाला की आयरन लेडी, आइकॉनिक लेडी के नाम से जानी जाने वाली शख्सियत आशा शर्मा जी से। आशा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बड़ा अच्छा लगेगा दर्शकों को इस आयरन लेडी से मिलकर और इनके बारे में जानकर। तो आशा जी, शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की, अपने कार्यक्रम की पहले सवाल से जी। और पहला सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता, पर मैं इसको थोड़ा सा अलग ढंग से पूछना चाहूँगी जी। कि मुझे आप अपने बचपन की वो खूबसूरत घटनाएं याद करवाइए, बताइए हमारे दर्शकों को जिन्हें याद करके आज भी आप मुस्कुरा देती हैं। जी ज़रूर। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ दूरदर्शन जालंधर की, जिन्होंने मुझे यहाँ बुला के एक मौका दिया। बचपन के बारे में जब मैं सोचती हूँ बहुत रोमांचिक हो जाती हूँ कई बार। इसके एक घटना तो ऐसी है जो सारी जिंदगी मुझे भूलती नहीं, और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको मैं रिलिश करती हूँ, अक्सर रिलिश करती हूँ। मुझे वो बचपन याद है, मैं फ्रॉक पहने होती थी जी। तो माँ ने अक्सर कह देना कि ये मैं साथ नहीं लेके जाऊंगी, ये गोदी में जाती है, पैदल नहीं चलती। तो इसी बात पे जिद हो जाती, मम्मी छोड़ जाती मुझे। तो पापा मुझे उठा के कई बार तो चप्पल पहने, मुझे गाजर पाक का बहुत शौक था। गाजर पाक मेरी फेवरेट डिश थी। तो उन्होंने कहना कि तू छोड़ इनको जाने। बीच में टोक रही हूँ, थी या आज भी है? आज भी है, ये शेवानी भी जानते हैं, आज भी है। तो उन्होंने मेरे को ले जाना, पैदल पैदल मेरे को बाजार ले जाना, मैं रोते रहना, उन्होंने मुझे बाजार ले जाना, फिर हलवाई की दुकान पे गाजर पाक का इतना लिफाफा भर के फिर कहना हम दोनों खाएंगे, छोड़ उनको जाने दे। फिर मैं भूल जाती कि मामा मुझे छोड़ गए। वो आज भी मैं याद करती हूँ। पापा जब बुजुर्ग भी हो गए थे, मैं उनको अक्सर याद किया, आपने मुझे कितना प्यार किया, आपने कितना मेरा केयर किया। पैदल पैदल जाना, ना कोई स्कूटर, ना गाड़ी, ना कुछ, पैदल ले जाना, पैदल दिलवा के लाना। इतने में मैं भूल जाती कि मेरी जिद क्या थी, मैं क्यों रो रही थी। तो बहुत अच्छा लगा आपके बचपन की बातें सुनकर। तो चलिए अब बात चलते हैं आपके प्रोफेशन की तरफ आते हैं। बचपन से आ गई आप युवावस्था की ओर, तो शिक्षा कहाँ से ग्रहण की आपने? आपका जन्म कहाँ का है? पटियाला से। मेरा जन्म भी पटियाला का। बड़ी मजे की बात है कि मेरे नान के भी पटियाला, दाद के भी पटियाला, मैं भी पटियाला, और मेरे तीनों बहन भाई भी पटियाला शादी हुई उनकी। मेरी शादी भी पटियाला हुई। अच्छा, तो मायका और ससुराल सब पटियाला में। तो पटियाला में आपकी शिक्षा हुई? वहीं शिक्षा हुई मेरी। तो फिर बैंक में जाना कैसे हुआ? वो आपका सपना था या यूं ही जैसे पढ़ाई के बाद लोग अक्सर नौकरी ढूंढते हैं? और ऐसा था मैम, मेरे परिवार में मेरा ब्रदर बैंक में था, मेरी सिस्टर ने भी बैंक में अप्लाई किया। तो मेरे को बस उनसे ही ऐसा लगा कि हमारी बैंकर फैमिली बन जाए, मैं भी अप्लाई कर दूं। जी। मैंने अप्लाई तो कर दिया। तो उसके बाद जब तैयारी करनी थी, मैं एमए कर रही थी उन दिनों में इंग्लिश की। पार्ट 1 मेरा हो गया था, पार्ट 2 भी करना था। पार्ट 1 के एग्जाम दिए थे, रिजल्ट नहीं आया था। अच्छा। तो मैंने फॉर्म भर दिया। मेरा ब्रदर कहता तेरी कौन सी अभी एज है, तू अपनी कर एमए पूरी, हम जाएंगे बैंक में, हम करेंगे जॉब, तो अभी आराम कर, अभी तेरी एज नहीं। मैंने कहा नहीं, अप्लाई करने में क्या, ग्रेजुएशन ही इसमें मांगी है ना, अप्लाई तो कर देते हैं, देखी जाएगी। तो हुआ यूँ मैम, हमारे एक भाभी में बहुत प्यार करते थे, हमने बहाना बनाया कि हम तो भाभी से मिलने देंगे नहीं, पेपर वहाँ अम्बाला दे के आएंगे। अच्छा। हम अम्बाला पेपर देने चलेंगे। अच्छा। तो वहाँ जब पेपर का हो गया, पेपर तब ठीक हो गया, तो मेरा ब्रदर भी मेरे साथ गया। जब रिजल्ट आया तो मेरे फादर ने कहा कि रिजल्ट आया अभी दो। हम डर गए कि पढ़े तो ऐसे ही थे, अब पता नहीं क्या बना होगा, तो फिर कहेंगे भी गए भी थे, बना भी कुछ नहीं है। हम चुप रहे। मैंने कहा रिजल्ट तो खो गया, मतलब रोल नंबर खो गया। एंड आई वाज एस्टोनिश्ड। जिस दिन दिवाली थी, दिवाली वाले दिन बहुत डाक आई, सबके कार्ड्स, इन्विटेशन, ये सब कुछ आया। उसमें एक ही लेटर थी जो खाकी रंग की थी, सरकारी।
तो पोस्टमैन कहता है कि जी पहले ये लेटर देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको पता ही है, कार्ड वार्ड ही है सारे। तो मेरे फादर कहते हैं यार खोल ले, इसी को ही खोल ले चल पहले। उन्होंने खोला, उसमें लिखा हुआ कि आशा शर्मा जो है पास हो गई है और इंटरव्यू के लिए उसको बुलाया गया ताकि उसको पोस्टिंग दी जाए। क्या बात और है। और आप हैरान होंगे कि मुझे समझ में नहीं आया कैसे हो गया। मैं 3-4 बार छत पे गई, 3-4 बार नीचे गई, इतनी मैं खुश कि ये एक बार ही में तैयारी करने में मेरा पेपर पास है। लोग तो 20-20 बार पेपर दे चुके हैं, ये कैसे हो गया? बस ऊपर वाले की दया थी। और एक बार ये पढ़ने का आर्ट आ जाता है ना, तो फिर लगता है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब सरल सरल लगने लगता है। आप ये देखो, बैंक में मैंने 27 साल क्लरिकल की जॉब की मैम। उसके बाद मुझे बच्चे कहते हैं कि मामा अब हमें पढ़ाने की तो ज़रूरत नहीं, पहले तो आप हमें पढ़ाते थे, हमें लुक आफ्टर करना होता था, तो अब अपना प्रमोशन ले लो। मैंने कहा देखो मैं प्रमोशन लूँगी तो घर तो डिसलोकेट होगा, मैं बाहर जाऊँगी, आप संभालोगे घर को। मेरी बड़ी बेटी कहती कर लेंगे मामा, आप लो प्रमोशन, पापा की प्रमोशन होते तो आप पीछे क्यों रहते हो, आप भी लो प्रमोशन। यू वोंट बिलीव, कंपटीशन घर में बच्चों की ख्वाहिश पूरी करनी जी। तो मैंने कहा चलो मैं अप्लाई कर देती हूँ। और आप ये मानो कि करीब 28-29 साल के बाद मैंने पढ़ाई शुरू की। अच्छा। और फर्स्ट टाइम मैंने पेपर दिए अपने, मैंने इनसे कहा कि मुझे 10-15 दिन आप स्पेयर कर दो बस। वो 15 दिन मुझे आप दो, घर भी संभालो, मेरे कमरे में कोई आएगा नहीं, मैं कहीं जाऊंगी नहीं। तो 15 दिन के बाद जब मैं पेपर दे के आई, मुझे कहते कैसा हुआ, मैंने कहा दे आए, अब तो रिजल्ट बताएगा। एंड माय नेम वाज ऑन द लिस्ट, माय नेम वाज द फर्स्ट ऑन द फर्स्ट नंबर। क्या बात है, जो भी काम किया खूबसूरती से किया। बस परमात्मा ने, मैंने देखा कि बड़ा साथ दिया भगवान ने। परमात्मा भी तो आशा जी उन्हीं का साथ देता है ना, कहते गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आप काम करेंगे, आप यत्न करेंगे, उसमें अपनी ऊर्जा डालेंगे, अपना परिश्रम डालेंगे, तो भगवान भी अपना सब कुछ डालता है। बस ये होता है, जब मैं किसी काम में लग जाती हूँ तो मैं खो जाती हूँ उसमें, बहुत बढ़िया, फिर मुझे कुछ याद नहीं रहता। अच्छा, ये जो खोने की बात आपने की है, अब चलते हैं इस तरफ। बैंक में थी, आपने कहा 27-28 साल तक आप क्लरिकल जॉब करती हो, जैसे बैंकों में होता है, हम कहें 2+2 है ना, 4 में से 2 घटा दो 2। अब ये सब करते करते एक बैंक कर्मचारी, मेरे मतलब व्यक्तिगत तौर पर मैं आपसे इस बात से बहुत प्रभावित हूँ कि एक आंकड़ों में उलझा हुआ व्यक्ति साहित्य के साथ कैसे जुड़ जाता है। ऐसा था मैं ना बैंक में जब काम करती थी, जब मैंने प्रमोशन ली ना, तो एक्चुअली मैं जब पढ़ती थी तब भी मुझे लिखने का शौक तो था, क्योंकि मेरे फादर बहुत अच्छे राइटर थे। बट वो उर्दू के राइटर थे, वो उर्दू में लिखते थे, मुझे समझ नहीं आता था, बट वो उनके जो जीन्स थे मुझ में थे। तो मैं जब पेपर देती थी उसके बाद थोड़ा टाइम मिलता, कुछ ना कुछ लिखती रहती थी, मैगजीन में जाता, कभी अखबार में आता, अखबार से 50 रुपए के मेरे इनाम भी आ जाता, बड़ा अच्छा लगता था तब। फिर छूट गया, बैंक में आगे पढ़ते रहे, उससे आगे। अच्छा। जब मैं बैंक में आई, मैं प्रमोशन ली, मैंने जब प्रमोशन के बाद मैंने देखा बहुत सी चीज़ें नहीं अपील कर रही थी अपने आप को। कई चीज़ें ऐसी थी जो आपकी ना आपको स्ट्रेस देती हैं, सोचने के लिए मजबूर करती हैं। एक दिन मैं बड़ी परेशान, मेरे पास किसी का प्रसाद आया था जागरण का, माँ की, उसके साथ एक पोस्टर आ गया, तो मैंने कहा मेरे कैबिन में लगा दो, पीछे लगा दी उन्होंने। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे हालात में क्या करें। आदमी कई बार कितना मजबूर हो जाता है, गलत काम हम कर नहीं सकते, सही को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो कहाँ जाएं। तो मुझे पीछे से, आप यू वोंट बिलीव, इतना अजीब मुझे पीछे से आवाज़ आई कि तू पेन उठा और लिख। मुझे लगा, पीछे मैंने मुड़ के देखा, किसने कहा ये। फिर मैं सोचती हूँ किसी ने भी कहा, लिखने का कोई इफेक्ट है आजकल, कौन सुनता है। जब 99% कल्चर एक तरफा, मेरे जैसे अकेले आदमी को कौन सुनेगा। मैं नहीं लिखूंगी कुछ भी। उसने फिर आवाज़ दे के मुझे कहा, तुझे रिटायरमेंट के बाद लिखना है, पेन उठा लिख। क्या बात तो इट वाज एन एस्टोनिशिंग थिंग फॉर मी। मैंने कहा, मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा, मैं रिटायरमेंट के बाद क्यों लिखूंगी, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं क्या लिखूंगी, क्या लिखना है मेरे को। उन्होंने कहा नहीं, तो पेन उठा, लिखना शुरू कर, जो तुझे अच्छा नहीं लगता लिख। मैंने लिखा मैम, उसके लिए जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने फ्री माइंड से लिख ही दी। बड़े ज़बरदस्त इफेक्ट्स आए उसको, बड़े ज़बरदस्त इफेक्ट्स आए। क्या बात है। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया, थोड़ा बहुत लिखती थी, फिर मैं रिटायर हो गई। आप ये देखो, मैं 60 साल की एज में जाकर रिटायर हो गई। तो मैंने फिर एक दिन घर बैठे प्रार्थना कर रही थी, सुबह परमात्मा को थोड़ा वो करते हैं, तो मैंने प्रार्थना की कि प्रभु अब मैं रिटायर भी हो गई हूँ, अपना वादा भी था कि रिटायरमेंट के बाद लिखना है, अब बताइए क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ।
तो आप ये मानोगे नहीं कि सुबह 4 बजे जैसे कोई किसी को आके उठाता है ना, मेरी चद्दर को किसी ने खींचा और कहा उठ। अच्छा। मैं उठ के बैठ गई। नहीं, ये मतलब हकीकतन ऐसा था या सपना था? मुझे तो सपना लग रहा है, बट मैं उठी। मुझे ऐसे लगा, महसूस हुआ किसी ने मेरी चद्दर को खींचा और कहा उठो उठो। मैं उठ गई। पेन उठाओ, मैंने पेन उठा लिया। लिखो, मुझ पे रहमत बरसाओ गज़ल कहनी है, मुझे रास्ता दिखाओ गज़ल कहनी है, जहन में रोशनी भर जाओ गज़ल कहनी है, रूह को शब्द दे जाओ गज़ल कहनी है। बहुत अच्छे। तुम हो जाने गज़ल, ईमानी गज़ल, शाने गज़ल, मेरे शेरों में सिमटाओ गज़ल कहनी है। वाह, मेरे शेरों में सिमटाओ गज़ल कहनी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस गज़ल का आगाज़ हो तुम, परवाज़ हो तुम, सच पूछो मेरी इस लेखनी का एक राज हो तुम। क्या बात। तेरे होने से होती है सुबह मेरी, तेरे होने से रोशन है जिंदगी मेरी, तू है तो सब नूर है, तेरा ही सब सरूर है, जिधर देखूं तुझे देखूं, तेरे होने का सब असर देखूं, जिधर देखूं तुझे देखूं, तेरे होने का सब असर देखूं। ये दुनिया जो है तेरे होने का सबूत है, इसके दुख और सुख तेरे इंसाफ के तबूत है। वाह। तू है तो जिंदा है इंसानियत, दूर रहती है सच्चाई से हैवानियत। मैं देख चुकी थी। अब सत्य की बात करती हो तो इंसाफ मिलता है। तू है तो जिंदा रहती है इंसानियत, दूर रहती है सच्चाई से हैवानियत, जुल्म की छड़ी को टूटना है, रहमत की फुहार को फूटना है, जर्रे जर्रे में तुम जाहिर हो, मैं हैरान हूँ तुम किस तरह इस सबसे बाहर हो। वाह जी वाह, क्या बात है। जर्रे 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 में तुम जाहिर हो, मैं हैरान हूँ तुम किस तरह इस सबसे बाहर हो। बहुत अच्छे। मेरी फरियाद की पुकार हो तुम, अपनी रहमत की ये फुहार हो तुम। बहुत सुंदर। एक ख्वाहिश है बाकी, तुझे देखूं तुझे पाऊं, जब आऊं तो तेरे पास आऊं, पर इतनी इनायत करना मेरे साहब, कभी लौट कर ना आऊं, कभी लौट कर ना आऊं। मुक्ति की बात, मुक्ति की बात, मोक्ष की बात। और ये आपकी पहली कविता थी? ये मेरी पहली कविता थी। अरे, कहीं से भी अनुभव नहीं होता, ये पहली है। मंझे हुए खिलाड़ी की तरह आपने शब्दों का चयन किया, फिर उन शब्दों को लेखनी में लाए और कागज पर उकेरा। बड़ी अचरज की बात है। जैसा मैंने पहले कहा, बड़ा आश्चर्य होता है कि एक आंकड़ों में उलझा व्यक्ति साहित्य के साथ जुड़ता है और फिर साहित्य की भी उस विधा के साथ जुड़ता है जहाँ कहते हैं ना, शायर कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहते हैं, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जी, तो जी, आपने बहुत ही कुदरत का करिश्मा जैसी बात। ये सुषमा जी, मैंने ये देखा हाँ जी, कि मेरे कई शब्द तो मुझे खुद नहीं पता थे। सच में बताऊं, मुझे उनका मीनिंग नहीं पता था, मुझे शब्द नहीं पता था। वो शब्द मेरे अंदर से कहाँ से आए, मैं कई बार सोचती हूँ क्यों आए, कहाँ से आए। ईश्वर की कृपा। पर उन्होंने मुझसे ये कंप्लीट करवाया। इसको कंप्लीट करने में 3-4 दिन लगे पहले मेरे को। फिर 1 महीने के बाद जब ये बन गई, मैंने सारी दोबारा से लिखी। फिर मैंने सब बच्चों को सुनाई भी, देखो मैंने कविता लिखी। कहते बहुत अच्छी बन गई ये तो। उसके बाद तो फिर वो कहते हैं ना, जज्बात को एक जुबान मिल गई, कलम को दास्ताने बयां मिल गई, रुका ना फिर कलम का परवाह, शुरू हो गया इस तरह जिंदगी का आगाज। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। चलिए, अगले सवाल से पहले मैं ये सवाल कर लेती हूँ कि पिताजी लिखते थे, पिताजी का कोई शेर याद है? वो उर्दू में लिखते थे, वो शायरी नहीं करते थे जी। वो आर्टिकल भेजते थे दिवाली का। ओके। दिवाली के आर्टिकल्स उनके उर्दू के अखबार में छपते थे। तो वो ना तो मैं पढ़ पाती थी, ना मुझे थे। समझ आता था, पर वो ये दिखाते मेरा आर्टिकल आया। हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर, में समझ नहीं आता था क्या लिखे। बस इतना काफी है कि पिताजी का लिखते थे, बस अखबार में आया। तो मतलब मुझे जो मैं अगला सवाल आपसे करने वाली थी कि आश्चर्य वाली बात यह है कि आप कह रहे हैं कि ये आपकी पहली गजल या पहली कविता थी। जी जी। तो क्या इससे पहले आपने बिल्कुल नहीं कुछ लिखा था? इससे पहले मैंने कहानियां लिखी थी। मैंने बताया ना, बचपन में मैं लिखती थी। एग्जाम होने के बाद फ्री होते या तो पेंटिंग करते या कहानियां लिखते या कहीं घूमने चले जाते परिवार के साथ। तो वो मैंने कहानी लिखी जी। वो कहानी ना पता नहीं मेरी किस तरह दिमाग में आई। 1 महीने के बाद वो कहानी हमारे पड़ोसियों के घरों में मुझे सामने नजर आ गई। वो रूबरू वही कहानी, वही इंस्टेंस। अच्छा, मतलब जो आपने कहानी में लिखा था वैसी घटना आपके घटना रूबरू मेरे सामने आ गई। अच्छा। तो मैं थोड़ी डर गई। मेरे फादर से मेरी काफ़ी इंटीमेसी थी, तो मैंने उनसे कहा पापा ये देखो मेरी कहानी पढ़ो। उन्होंने पढ़ा। मैंने कहा ये जो इनके साथ हुआ। कहते तुझे कैसे इंट्यूशन हुई इसकी? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, मेरे बस ऐसे मन किया, मैंने लिख दिया ये कहानी। मेरे मन में भी नहीं था, मैंने कुछ सोचा भी नहीं था, कहानी लिख दी मैंने।
बट वो हुई ऐसे। मुझे मेरे फादर कहते तू ना पॉजिटिव सोचना शुरू कर, उसमें डेथ हो जाती है। अच्छा। यंग बच्चे की डेथ हो जाती है, तो मेरे फादर कहते तू पॉजिटिव सोचना शुरू कर, तो तेरी वो बातें इफेक्टिव होंगी। मैंने कि मेरे बस में नहीं है, मैं पॉजिटिव सोचना भी चाहूँ तो सोच नहीं पाती, बट जो अंदर से आता है मैं वो लिखती हूँ। अच्छा, आपने जब लिखना शुरू किया तो कुछ पुस्तकें भी आपकी प्रकाशित हुई? मेरी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 5वीं अंडर पब्लिकेशन है। सबसे पहले मैंने लिखी खुद से गुफ्तगू, ये तत्वधारा। ये तीसरी है वक्त दिया पैड़ा, वो पंजाबी में है। और एक मैंने ना राष्ट्रीय काव्य सागर तैयार किया था। मेरे पास 150 कवि ऑल इंडिया से हैं जी, उनको मैंने लेके किताब कंपाइल की। अच्छा, वो कंपाइल का काम किया सब, और वो किताब संपादन करके हमने राष्ट्रीय काव्य सागर उसका नाम भी रखा, और हमारी एसोसिएशन का नाम भी राष्ट्रीय काव्य सागर है जी। बहुत अब नाउ इट्स इंटरनेशनल, उसमें 17 कंट्रीज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे। और मंथली हम उसके प्रोग्राम करते हैं। क्या बात। लफ्जों का एक महल मैंने लिखा, वो सुनाती हूँ जी। लफ्जों की परवाज को मैं देखता रहा जी, बिखरते लफ्जों को मैं समेटता रहा जी। जब दामन भर गया लफ्जों से, इनकी भाषा से, इनकी तर्जों से, सोचा क्यों न मैं इन्हें उछाल दूं, लफ्जों का एक महल उसार दूं। क्या बात है। क्यों न मैंने उछाल दूं, लफ्जों का एक महल उसार दूं। कारीगर हूँ साहिब लफ्जों का, लफ्जों की बस्तियां बसाता हूँ। किसी को कवि तो किसी को बेकार सा भी नजर आता हूँ। भावना अपनी अपनी जाकी रही, भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। महल का दरवाजा बंद पड़ा था। अब महल में एंट्री करते हैं। महल का दरवाजा बंद पड़ा था, हर शब्द भीड़ में तंग सा खड़ा था। बेबाक शब्द आकाश में जा खड़ा था, बोला जो मेरी आजादी अपनाएगा वही मेरे साथ खड़ा हो पाएगा। वाह, बहुत बंदिश, शुक्रिया। बंदिशों की जमीन पर मेरे पांव लड़खड़ाए। हम लोग बंदिशों में रहने वाले, बिल्कुल। बंदिशों की जमीन पर मेरे पांव लड़खड़ाए और ले चले मुझे और मेरे चलते हुए साए। खिड़की पे मैंने अकड़ को देखा, सारे फसादों को जकड़ते देखा। वाह जी वाह, क्या बात है। शुक्रिया। किसी ने आवाज दी, मैं धोखा हूँ, चाहता हूँ महल में मैं भी एक झरोका लूं। कुछ ने धोखे को वहीं कचोट दिया, कुछ ने तो आके धोखे को वहीं दबोच दिया जी। कुछ लफ्ज नाच रहे थे अपनी ही मस्ती में, बेखबर थे वो किसी भी हस्ती में, किसी भी हस्ती से। मृदंग और ताल की गूंज में जुर्म सुनाई नहीं दिए, मृदंग और ताल की गूंज में जुर्म सुनाई नहीं दिए। जो मिट गए फर्ज पर वो कहीं दिखाई नहीं दिए। बहुत अच्छा। सच्चाई और ईमानदारी को मैंने फर्श पे गिरे देखा, गद्दारी और भ्रष्टाचारी को ने मसलते देखा। वाह, बहुत सुंदर। शुक्रिया। बुढ़ापे ने, जवानी ने बुढ़ापे को जोर से धकेला, वो वृद्धाश्रम में नजर आया पड़ा अकेला। बुढ़ापा झरोके से बदलती दुनिया देख रहा था, वहीं पर आकर कोई इश्तिहार लेप रहा था। इंसाफ का तराजू सबसे पीछे खड़ा था, बहुत देर से वो जोर जोर से हिल रहा था। कुछ शब्द चोर दरवाजे से अंदर आ रहे थे, जो भी हाथ लगा उसे उठा रहे थे। कुछ शब्द ये देखकर बिखर रहे थे, जब प्रेम की करनी लगी तो निखर रहे थे। सहनशीलता ने उन्हें वहीं अटका दिया, मानो महल में एक रोशनी का झरोका बना दिया। शब्दों के शोर से महल गूंज रहा था, मानो हर शब्द अपनी मंजिल ढूंढ रहा था। वो कितनी सुंदर बात कही आपने, मानो हर शब्द अपनी मंजिल ढूंढ रहा था। बहुत अच्छी। एक शब्द मेरे पास आया और धीरे से फुसफुसाया, शोर में कुछ नहीं है, रहो शोरो गुल से दूर, जो भी है इस पल में है, जियो इसे भरपूर। तब से वो शब्द हर वक्त मेरे पास हैं, इसलिए शायद इसीलिए मेरा हर वक्त हर पल आबाद है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आशा जी। अक्सर देखा है शब्द तो सबके पास होते हैं, शब्दावली का होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन शब्दों को सही समय पर सही तरह से सही जगह पर उनका प्रयोग करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपने लफ्ज़ों का जो महल खड़ा किया वो वाकई मंजिल दर मंजिल ऊपर चढ़ता गया, और बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुनकर। अब आशा जी, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो अंत में जाने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी भविष्य के प्रति अब क्या योजनाएं हैं? क्योंकि जो मैं आपका रूप देख रही हूँ ये तो कहीं ठहरने वाला नहीं है, अभी तो ये बढ़ेगा आगे बहुत, और बढ़ना भी चाहिए, प्रवाह रुकना नहीं चाहिए, चलने का नाम ही तो जिंदगी है। जी, मैं एक्चुअली ये चाहती हूँ कि परवरदिगार
अगर अच्छी सेहत रखे तो मैं आजकल हम क्या करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों को राइटिंग सिखाते हैं, पोएट्री कंपटीशंस करवाते हैं ऐसी, और वहाँ उनको हम प्रोत्साहित भी करते हैं और उनको मतलब अवार्ड्स भी देते हैं। कॉलेजेस में, अभी स्टेट कॉलेज में पीछे गई थी एज ए जूरी मेंबर। अच्छा। अभी गवर्नमेंट स्कूल 36 गवर्नमेंट स्कूल थे, उनका कंपटीशन करवाया था, वहाँ भी मैं जूरी में गई थी। अच्छा। मैं ही जज थी वहाँ। बहुत अच्छा। और एक हम प्लांटेशन का काम बहुत कर रहे हैं। अच्छा। ताकि हम अपने क्लाइमेट को, एनवायरनमेंट को थोड़ा अच्छा पर्यावरण के प्रति भी सजग रहे, पर्यावरण के लिए। और इसके बाद मेरा ये मानना है कि मेरी एक किताब, अभी एक इंग्लिश की मेरी बुक आ रही है, माई रोजरी, दैट इज़ माई पोएट्री बुक इन इंग्लिश। और एक मैंने शॉर्ट स्टोरी शुरू की है। अच्छा। शॉर्ट स्टोरी हिंदी में है। उसमें जो मेरी एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे कोई इंट्यूशन होती है तो मुझे सामने नज़र आती है, कुछ देर के बाद वो सत्य हो जाती है। कभी मैं घर में भी किसी को कह दूँ ना कि ये काम मत करना, कोई जिद से कर ली, तो बाद में कहते नहीं ये गलती की मान लेना चाहिए था। वो ऐसी सारी इंस्टांसेस लेके मैं किताब कंपाइल कर रही हूँ, जिसमें मेरा ख्याल है 100 के करीब मेरी कहानियाँ हैं। अच्छा। तो उसकी किताब मिनी कहानी की बनाऊंगी। और इसी तरह कुछ मैं वृद्धाश्रम है, मैं उनकी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, उन लोगों को हम सपोर्ट करते हैं, उन्हें वहाँ जाते हैं। वहाँ मैंने एक कंप्यूटर सेंटर भी खुलवाया। जो लड़कियाँ गरीब थी, गाँव की थी, उनको नहीं अलाउ करते थे शहर में जाना, तो उन्होंने मेरे से बात की। आई वॉज मैनेजर एट द टाइम इन ब्रांच ऑफिस चौरा, वहीं वृद्धाश्रम था। तो हमने उनसे बात की, उनसे परमिशन लेके उनके वहाँ एक खोल दिया हमने कंप्यूटर सेंटर। 11 कंप्यूटर्स हमने डोनेट किए वहाँ। बच्चे आज भी, मेरा ख्याल 18वां के 20वां बैच है वहाँ, और 700-800 बच्चे जो हैं वहाँ आज अच्छे से कमा रहे हैं, अच्छे से अपनी रोटी खा रहे हैं। मतलब आशा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत प्यारी प्यारी बातें हमारे दर्शकों ने भी सुनी होंगी और प्रभावित होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।